जोहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने झारखंड को समझा, झारखंड को जाना मैप के द्वारा बहुत ही बेसिक लेवल पे, जिसमें हम लोगों ने झारखंड स्टेट के साथ जितने भी अदर स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, साथ ही साथ झारखंड को कितने डिवीजन में बांटा गया है और कौन कौन से डिवीजन के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, साथ ही साथ इसके बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर को हम लोगों ने जाना समझा, वो भी मैप के जरिए बहुत ही बेसिक लेवल पे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी वाले हिस्से से झारखंड की नदियां, रिवर्स ऑफ झारखंड में से हम लोग झारखंड के सबसे बड़ी तथा लंबी रिवर्स को जानेंगे, दैट इज दामोदर रिवर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दामोदर नदी के बारे में विस्तार से, वो भी मैपिंग के जरिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है दामोदर रिवर, यानी दामोदर नदी। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग आज के सेशन में आते हैं और दामोदर रिवर को समझते हैं मैप के जरिए। तो जैसे कि आप सबों को मालूम है, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी दामोदर रिवर, चाहे लंबाई की दृष्टि से या फिर इसका आयतन की दृष्टि से, यानी लेंथ की दृष्टि से देखें या फिर वॉल्यूम की दृष्टि से देखें, तो ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बड़ा है, वाटर कैचमेंट एरिया भी इसका बहुत ही ज्यादा है। तो इसका उद्गम झारखंड से होकर झारखंड की पूर्व की ओर बढ़ती है, फिर फाइनली वो पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है। पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद ये गंगा नदी का एक पार्ट आता है, हुगली रिवर्स, वहां हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो आइए देखते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ हो रहा है। उद्गम देखेंगे तो ये से स्टार्ट होके फिर ये चतरा के कुछ हिस्से को टच करता है, साथ ही साथ रांची जिला से भी बॉर्डर बनाता हुआ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाता है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में इंटर करके बोकारो और धनबाद के बीच बॉर्डर बनाते हुए धनबाद डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है और फाइनली ये वेस्ट बंगाल में इंटर करता है। वेस्ट बंगाल में इंटर करने के बाद यहाँ पे इधर से आप लोग देख पा रहे हैं ये गंगा नदी आ रहा है। गंगा नदी हमारे झारखंड में इंटर करती है। यह बिहार स्टेट से वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाते हुए, जिसमें हम लोग का साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए ये वेस्ट बंगाल में पुनः प्रवाहित होती है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये खैरा का बैराज है, जहाँ पे ये आपका गंगा नदी दो हिस्से में बढ़ जाती है। एक हिस्से जो चला जाता है इधर, जिसको भागीरथी बोला जाता है, दूसरा हिस्सा ये वेस्ट बंगाल में हुगली नदी का फॉर्म करता हुआ ये बंगाल की खाड़ी में प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ गंगा नदी जब खैरा का बैराज से अलग होती है हुगली और भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी में ये पश्चिम बंगाल में जब तक प्रवाहित होती है, इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है तो ये गंगा नदी पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। साथ ही साथ इधर से आपका आसाम होते हुए एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, वो जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है उसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये वो वाला जमुना नहीं, वो वाला यमुना नहीं है, ये है जमुना, जो ब्रह्मपुत्र का ही नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में, जमुना नदी। इधर से आपका गंगा नदी का नाम पहले भागीरथी पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में इंटर करता है और इधर से पद्मा नदी, जब दोनों ये नदी मिल जाते हैं तो फिर से इनका नाम मेघना नदी हो जाता है और मेघना नदी इधर आपका
बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो हम लोग समझ रहे थे यहाँ से जो फैरेगा बैराज से हुगली नदी गंगा नदी से अलग होकर आता है और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाता है। तो इधर से दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले, पूर्वी बर्धमान जिले, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुगली नदी में ड्रेन हो जाती है। तो ये देख पा रहे हैं, ये फाइनली इसका मुहाना कहाँ हो गया, दामोदर रिवर्स का मुहाना आपका हुगली नदी, वो भी पश्चिम बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। तो ये तो हो गया दामोदर नदी और हुगली नदी जिसमें समाहित हो जाती है। तो अगर इसकी कुल लंबाई को देखें तो इसका कुल लंबाई हो जाता है 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर जो जहां से ये उद्गम होता है वहां से लेकर हुगली नदी तक मिलने तक। अगर झारखंड में इसकी कुल लंबाई देखें तो ये हो जाएगा आपका 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है। और पश्चिम बंगाल में ये 302 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 302 किलोमीटर की दूरी सफर करती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो टोटल लेंथ इस नदी का हो जाएगा 592 किलोमीटर। वहीं इसका देखें झारखंड में इसका कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो झारखंड में ये 290 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहीं वेस्ट बंगाल में ये बाकी के 302 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करता है। तो टोटल आपका 592 किलोमीटर की दूरी, यानी दामोदर रिवर्स का कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो आइए हम इसके ओरिजिन को देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लातेहार डिस्ट्रिक्ट। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक प्रखंड है टोरी प्रखंड, जो कि लाख के लिए भी फेमस है, लाह निर्यात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। टोरी प्रखंड में एक जगह मिलेगा चूल्हा पानी, और चूल्हा पानी कहाँ सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको लोहरदगा और लातेहार के बीच में एक खंबरपाट पहाड़ देखने को मिलेगा, वहीं से दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ओरिजिन की बात करें तो पलामू प्रमंडल के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के टोरी प्रखंड के चूल्हा पानी नामक स्थान से, जहाँ पे वो खंबरपाट पहाड़ी से उद्गम होता है और ये फ्लो करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लो होगा आपका लातेहार हो जाएगा, चतरा रांची को भी टच करता हुआ हजारीबाग में इंटर कर जाता है, हजारीबाग से रामगढ़, रामगढ़ से फिर बोकारो, बोकारो से फिर धनबाद में प्रवेश करने के बाद ये वेस्ट बंगाल में चला जाता है। यहाँ से इसका उद्गम होने के बाद, और ये चूल्हा पानी कौन से प्रखंड में आता है, टोरी प्रखंड में। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये आपका पूरब की ओर प्रवाहित होने लगता है। यहाँ हल्का सा आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर बनाते हुए, ये बॉर्डर में ही चतरा और रांची डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर बनाते हुए फिर से ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। चतरा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, फिर वहां हजारीबाग से फिर ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये पुनः आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट से ये धनबाद और बोकारो के बीच बॉर्डर बनाते हुए
बॉर्डर बनाते हुए धनबाद में इंटर कर जाती है और फाइनली धनबाद डिस्ट्रिक्ट से ये वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, जहां वो बर्धमान, ईस्ट बर्धमान से होता हुआ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से फाइनली हुगली डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है और इधर से हुगली नदी आ रही है, उसमें ये प्रवाहित हो जाती है, वहां उस अपना वाटर ड्रेन करती है। यानी इसका दामोदर रिवर्स की मुहाना की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत हुगली रिवर्स में जाके ये मिल जाती है। तो ओरिजिन की बात करें तो कहां से ओरिजिन होता है इसका? ओरिजिन होता है इसका लातेहार डिस्ट्रिक्ट। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक प्रखंड देखने को मिलेगा, टोरी प्रखंड। टोरी प्रखंड में भी कहा चुल्हाफानी नाम का एक जगह है और ये चुल्हाफानी कहाँ स्थित है? खम्बरपाट पहाड़। तो यहां से दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है और ये इन जिलों से होकर फ्लो करता हुआ फाइनली वेस्ट बंगाल में चला जाता है और वेस्ट बंगाल में जाने के बाद ये इधर से गंगा नदी के एक शाखा जो फरक्का बैराज से अलग हो जाता है, एक इधर भगीरथी हो जाता है और एक हुगली नदी जो आता है उसमें हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुगली नदी में जाकर प्रवाहित हो जाता है। तो कौन कौन से जिले से होकर ये प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा लातेहार, लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बाद ये चतरा डिस्ट्रिक्ट से चतरा डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। साथ ही साथ ये रांची डिस्ट्रिक्ट को भी टच करती है बॉर्डर बनाते हुए। फिर चतरा में इंटर करने के बाद फिर ये हजारीबाग में प्रवेश कर जाती है। हजारीबाग के बाद ये आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बाद ये बोकारो और धनबाद के बीच बॉर्डर बनाते हुए धनबाद में प्रवेश कर जाती है। और धनबाद में प्रवेश करने के बाद ये वेस्ट बंगाल के बर्धमान जिले में इंटर कर जाती है। फिर ईस्ट बर्धमान में, फिर बांकुड़ा, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हुगली डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। फिर हुगली डिस्ट्रिक्ट में जहां पे हुगली नदी पे ये प्रवाहित हो जाती है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर जो कि झारखंड के आपके कुल 7 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे जहां से ये दामोदर रिवर फ्लो करती है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के हुगली, बांकुड़ा, ईस्ट बर्धमान और बर्धमान जिले से होकर ये प्रवाहित होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, समझते हैं कुछ और फैक्ट्स को। तो जैसे कि ये झारखंड में ज्यादातर नदियों की प्रकृति की बात करें तो ये बरसाती रिवर होती है। झारखंड में 2 ऐसे रिवर प्रवाहित होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं। अदरवाइज जितने भी नदी हैं वो सारे बरसाती नदी हैं, यानी बरसात के समय पे यहाँ पानी भरा हुआ होता है और गर्मी के दिनों में पानी बहुत कम रहता है, ना के बराबर होता है। तो हम लोगों ने देखा, आइए आगे हम लोग देखते हैं इसका अफवाह क्षेत्र। इसका अफवाह क्षेत्र यानी
इसका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए तो ये झारखंड की सबसे बड़ी ड्रेनेज सिस्टम कैरी करने वाला रिवर है दामोदर रिवर। इसके अंतर्गत बहुत सारे सहायक नदियां आते हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं इसके, जिसके कारण ये बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्म करता है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखा जाए तो रिफ्ट वैली में बहता है। इसको हम लोग बाद में और अच्छे से समझेंगे रिफ्ट वैली क्या होता है। तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर पठार का इलाका है, और इधर आता है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार ये ढलान एरिया और इधर से दक्षिणी छोटा नागपुर का ये ढलान एरिया, दोनों एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी दामोदर रिवर के आर पार आपको हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपको हजारीबाग पठार देखने को मिलेगा। वहीं दामोदर रिवर के साउथ में उसके दाईं ओर बोले तो दक्षिणी छोटा नागपुर पठार का रांची पठार देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में यह नदी फ्लो होती है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे सहायक नदियां हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं अगर इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें, यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो इसका कुल अपवाह क्षेत्र 12,800 स्क्वायर किलोमीटर है। क्योंकि ये बहुत सारे सहायक नदियों से मिलकर ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ये 12,800 स्क्वायर किलोमीटर तक विभिन्न सहायक नदियों द्वारा फैला हुआ है। इस तरह से इसका सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र कैरी करने वाला रिवर दामोदर रिवर, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र कैरी करने वाला रिवर है। कारण इसमें बहुत सारे अन्य नदियां अपना वाटर ड्रेन करती है इसी नदी पे। यही कारण है कि झारखंड की यह सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र और सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन करने वाली रिवर है दामोदर रिवर। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कोनार, बोकारो, जामुनिया, बराकर, भेड़ा या फिर भैरवी नदी। इसके अलावा खड़िया, गर्गी, बरकी, हाहारो, साली, ये बहुत सारी नदियां हैं जो कि इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें कुछ नदियां जो हमने दिखाने का प्रयास किया है, इसमें आता है आपका इधर से आपका भेड़ा नदी, जिसको भैरवी नदी भी बोला जाता है, जो रांची से जिसका उद्गम होता है, फिर ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाके दामोदर नदी से मिल जाती है। इधर से देखने को मिलेगा आपका कोनार रिवर्स, फिर यहाँ आपका बोकारो रिवर हो जाता है। फिर इधर दामोदर रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको बराकर रिवर देखने को मिलेगा, और बराकर रिवर में भी बहुत सारे उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पे आपका उसरी नदी देखने को मिलेगा, काको नदी देखने को मिलेगा, उसके अलावा कतरी रिवर देखने को मिलेगा। तो आइए आप एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है यहाँ पे आपका दिख रहा है, इसको बोला जाता है, ये कौन सा रिवर है, ये है आपका भेड़ा। भेड़ा रिवर को भैरवी रिवर भी बोला जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके सहायक नदियों को। तो आइए हम लोग दामोदर रिवर के पहला सहायक नदी को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है भैरवी नदी, पहला सहायक नदी हो गया, जिसको भेड़ा नदी भी बोला जाता है या फिर भैरवी नदी।
जो कि इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम रांची में सिकिदरी नामक स्थान से होता है। यहाँ पे ये इसका उद्गम होता है रांची, ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट है। रांची डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सिकिदरी एक स्थान है जहाँ से इसका उद्गम होता है और ये प्रवाहित होते हुए रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपको भैरवी जलाशय भी देखने को मिलेगा, भैरवी रिजर्वेयर। और ये फाइनली यहाँ पे आपका रजरप्पा नामक स्थान में ये दामोदर रिवर से जाके मिल जाती है। इसका उद्गम हो गया रांची का सिकिदरी और इसका मुहाना हो जाता है दामोदर रिवर रजरप्पा में। रजरप्पा में जहाँ पे आपको रजरप्पा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा और वहीं पे जहाँ इनका संगम है वहाँ पे माँ छिन्नमस्ती माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत फेमस है। तो ये पहला सहायक रिवर हो गया, ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, भेड़ा रिवर, इसका उद्गम। और इसका मुहाना की बात करें तो दामोदर रिवर, कहाँ पे इसका मुहाना होता है? रामगढ़ में। रजरप्पा जहाँ पे माता छिन्नमस्ती मंदिर देखने को मिलेगा। इसके संगम पे माँ छिन्नमस्ती माता का मंदिर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रजरप्पा में ये रजरप्पा वाटरफॉल का भी फॉर्मेशन करता है। रजरप्पा वाटरफॉल का भी फॉर्मेशन करता है, रजरप्पा वाटरफॉल। तो ये हो गया पहला सहायक नदी, जिसको भेड़ा नदी भी बोला जाता है, भैरवी नदी भी बोला जाता है। तो इसके कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही एक भैरवी जलाशय यानी भैरवी रिजर्वेयर करके मिलेगा जो कि इरिगेशन और अन्य तमाम चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगला हम लोग किसके ट्रिब्यूटरी देखते हैं? अगला इसके सहायक नदी है। अगला सहायक नदी की बात करें तो वो है कोनार रिवर। इसका उद्गम की बात करेगा, उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम सुल्तानापुर सुल्तानपुर गांव हजारीबाग में होता है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुर गांव के अंतर्गत इसका उद्गम होता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका सुल्तानपुर, यहाँ ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ से इसका उद्गम होता है, फिर ये ईस्ट की ओर फ्लो करते हुए इसके पैरेलल दामोदर रिवर के पैरेलल फ्लो करता हुआ ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है, फिर दामोदर रिवर में इसका मुहाना हो जाता है। तो ये जब इसका उद्गम जहां से होता है वहीं पे आपका कुछ दूर पे देखने को मिलेगा एक डैम, जिसको कोनार डैम यानी कोनार बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसी नदी के नाम पे ही इसका डैम का नाम पड़ा है, कोनार डैम, कोनार बांध। ये आपको हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में
प्रवाहित होते हुए दिखाई देगा और बोकारो में आकर ये दामोदर रिवर से मिल जाती है। तो इसका मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना हो जाता है बोकारो में दामोदर रिवर से, दामोदर रिवर से। और इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट डैम देखने को मिलेगा कोनार बांध, जो कि आपका वाटर पार्क जैसा भी वीडियो में आप लोग कभी देखिएगा तो फिर वहां पे बहुत अच्छा एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं, एकदम बिल्कुल वाटर पार्क की तरह। वहां पे लोग छिछले पानी में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा सहायक नदी जिसका नाम है कोनार। अगला हम लोग आते हैं, अगला इसके सहायक नदी, अगला इसके सहायक नदी यानी कोनार का ही एक सहायक नदी है, आपको देखने को मिलेगा बोकारो रिवर। बोकारो रिवर का अगर इसका उद्गम की बात करें तो ये हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग में इसका उद्गम होता है और यहीं पे हजारीबाग में ही एक जलाशय और एक डैम देखने को मिलता है जिसको बोकारो डैम भी बोला जाता है। पूछ देगा कि बोकारो डैम कहाँ स्थित है, तो फिर आपको बोकारो डैम हजारीबाग में, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बांध है बोकारो बांध देखने को मिलेगा। इसका मुहाना की बात करें यानी इसका ये रिवर अपना वाटर कहाँ ड्रेन करती है, तो ये जस्ट दामोदर रिवर से मिलने से पहले ये आपका कोनार रिवर में ये अपना वाटर ड्रेन कर देती है और साथ और फिर कोनार रिवर तुरंत आपका वो ये दामोदर रिवर में मिल जाती है। तो कहाँ कहाँ से ये फ्लो होता है, तो फिर हजारीबाग से प्रवाहित होते हुए रामगढ़ जिला में एंटर करती है, फिर रामगढ़ जिला से ये फिर बोकारो जिला में कोनार रिवर्स में मिलती है और तुरंत वो कोनार रिवर दामोदर रिवर में मिल जाती है। तो ये भी एक इसका ट्रिब्यूटरी मान लेंगे, बोकारो रिवर सहायक नदी हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा ये यहाँ पे एक डैम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है, तो डैम सबका जितने भी डैम्स है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे एक खड़िया रिवर और एक गार्गी रिवर देखने को मिलता है। राइट बाइंड ट्रिब्यूटरी है, मतलब दामोदर रिवर में दाईं ओर से जाकर मिल जाती है। इसके जस्ट बाद में है एक इम्पोर्टेंट रिवर जिसका नाम है, अच्छा ये दो रिवर हो जाएंगे आपका, खड़िया रिवर, कितने पे थे हम लोग, 3, चौथा हो जाएगा खड़िया रिवर, पांचवा आपका गार्गी रिवर। तो ये आपको आप बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसका उद्गम बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही दामोदर रिवर से मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मीन्स बाईं ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी जो कि बहुत ही फेमस नदी है, वो है जामुनिया रिवर, जमुनिया नदी। जमुनिया नदी ये आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग में जिसका उद्गम होता है। हजारीबाग में इसका उद्गम विष्णुगढ़ नामक स्थान से होता है, तो इसका उद्गम हो जाएगा हजारीबाग में एक स्थान है विष्णुगढ़, तो ये हजारीबाग के विष्णुगढ़ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं यही कहीं से इसका उद्गम होता है और ये दामोदर नदी में बाईं ओर से आकर यहाँ पे आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही इसका मुहाना हो जाता है दामोदर रिवर का।
इसका हजारीबाग से फ्लो करता हुआ ये बोकारो स्टेट में इंटर करता है, और जस्ट धनबाद और बोकारो को जहाँ पे ये बॉर्डर बनाता है, वहीं ये दामोदर रिवर में आकर मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थल हो गया हजारीबाग के विष्णुगढ़, और इसका मुहाना यानी अपना वाटर कहाँ ड्रेन करता है, तो ये हो गया आपका दामोदर रिवर में, कहाँ पे, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। बोकारो डिस्ट्रिक्ट, वो भी बोकारो और धनबाद का बॉर्डर बनाते हुए ये दामोदर रिवर में ड्रेन हो जाते हैं, मिल जाता है। अगला हम लोग इसके सहायक नदियां की बात करें तो अगला आता है दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है आपका बराकर नदी। और ये दामोदर रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और सबसे बड़ा रिवर्स है। तो इसका उद्गम हो रहा है आपका, इसकी उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हो जाता है हजारीबाग। हजारीबाग में एक जगह है पद्मा। इतिहास में पद्मा का किला जो बहुत फेमस है, जो ये पद्मा जो स्थान है, ये हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पद्मा का किला स्थित है। आज यहाँ पे आपको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र देखने को मिलेगा, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये हजारीबाग से निकलने के बाद यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ आपको ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता हुआ दिख रहा है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आपको एक देखने को मिलेगा तिलैया बांध। तिलैया बांध एक ओर से आपका हजारीबाग से कनेक्टेड है, दूसरी ओर से कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। यहाँ से ये प्रवाहित होती है बॉर्डर बनाते हुए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ये पारसनाथ के पहाड़ के उस पार से होते हुए प्रवाहित होते हुए ये धनबाद और गिरिडीह के बीच बॉर्डर बनाता हुआ, धनबाद और जामताड़ा के बीच बॉर्डर बनाते हुए आगे फाइनली ये दामोदर रिवर में आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बीच में ये मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका इधर झारखंड हो गया, इधर वेस्ट बंगाल, यही से आके यह आपका बराकर रिवर आके यहाँ पे मिल रही है। एक जगह है जिसको बोला जाता है चिरकुंडा नामक स्थान में ये दामोदर रिवर में आके मिल जाती है। उससे पहले यहाँ पे इधर से आपको देखने को मिलेगा एक मैथन डैम का निर्माण करता है, और मैथन डैम का निर्माण करते हुए यहाँ पे एक डेल्टा भी फॉर्म करता है ये दोनों के बीच में। आपका इधर से दामोदर रिवर्स और इधर कुछ हिस्सा यहाँ पे मिल जाता है, और इधर कुछ हिस्सा इधर से आकर मिलती है चिरकुंडा में, और यहाँ पे एक नदी डेल्टा का फॉर्म करता है। इन चारों ओर से एक वाटर लॉक लाइन देखने को मिलेगा चिरकुंडा में। तो ये दामोदर रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है बराकर रिवर। अब बराकर रिवर की भी बहुत सारे सहायक नदी है, जिसमें आता है आपका उसरी रिवर, इधर आ जाए कतरी नदी, इधर आ जाएगा आपका काको नदी। तो ये भी दामोदर रिवर की ही सहायक नदियां हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये दामोदर रिवर के ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं। तो आइए उसका उद्गम स्थल देखते हैं। अच्छा, इसका मुहाना हम लोग नहीं लिखे हैं, मुहाना कहाँ होता है इसका? मुहाना हो जाएगा ये धनबाद और
ये वेस्ट बंगाल के बीच में जगह का नाम है चिरकुंडा। जगह का नाम है चिरकुंडा। वहीं पे ये किससे मिल जाती है? दामोदर रिवर से, दामोदर नदी से मिल जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, देखो बराकर नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्योंकि बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो इसके कुछ सहायक नदी हैं जो कि दामोदर रिवर बेसिन के अंतर्गत ही इसको भी काउंट किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत ही इन नदियों को भी काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको इसके सहायक नदी देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है उसरी रिवर, उसरी नदी। उसरी नदी आप लोग देख रहे हैं गिरिडीह जिले में, या गिरिडीह जिले में इसका उद्गम होता है, और ये लेफ्ट साइड से आकर ये बराकर नदी में आपका धनबाद और गिरिडीह की सीमा पे आके मिल जाती है। इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम गिरिडीह में एक खंडोली पहाड़ है, खंडोली पहाड़, वहां से इसका उद्गम होता है, और इसका मुहाना हो जाएगा बराकर, कहाँ पे? गिरिडीह और धनबाद सीमा में ये बराकर नदी से मिल जाती है। अगला इसका सहायक नदी, अगर बराकर का सहायक नदी और 2-3 सहायक नदी, हालांकि बहुत सारे सहायक नदियां हैं, लेकिन प्रमुख जो सहायक नदी है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया उसरी नदी। अच्छा, उसरी नदी में एक वाटरफॉल भी है, यहाँ पे ये बराकर में मुहाना होने से पहले, ये बराकर में मिलने से पहले एक वाटरफॉल का भी फॉर्मेशन करता है, जिसको उसरी वाटरफॉल बोला जाता है। यहाँ पे आपको उसरी वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इधर हम लोग देखते हैं आगे एक नदी देखने को मिलता है, जो कि पारसनाथ हिल, पारसनाथ पहाड़ की राइट साइड से, ये मतलब पूरब साइड से एक नदी निकलता है, जिसका नाम है कतरी नदी, जो कि बराकर नदी का सहायक नदी है, कतरी रिवर। ये पारसनाथ के घाटी से होकर निकलती है, फिर ये फाइनली गिरिडीह में ही ये बराकर नदी से मिल जाती है। इसका मुहाना, सॉरी, उद्गम की बात करें तो हो जाएगा पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़, वो कहाँ है? गिरिडीह में, गिरिडीह। और ये गिरिडीह में ही ये दाईं ओर से जाकर बराकर नदी में मिल जाती है, तो इसका मुहाना हो जाएगा बराकर। ये राइट बाई ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर। नेक्स्ट आपका एक आता है जिसको बोला जाता है काको रिवर। ये है आपका कतरी नदी, और ये है आपका काको नदी। अगला इसका ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो है काको, काको नदी। काको नदी ये गिरिडीह में लेफ्ट साइड से आकर बराकर नदी में मिल जाती है, तो इसका उद्गम हो जाएगा हजारीबाग, सॉरी, इसका उद्गम हो जाएगा गिरिडीह, और गिरिडीह में ही ये इधर जहाँ पारसनाथ के उस छोर से जहाँ बराकर रिवर बहती है, वही आसपास में आकर ये ड्रेन हो जाती है बराकर रिवर में, तो मुहाना इसका भी हो जाएगा बराकर। ये कुछ नदियां, प्रमुख नदियां हैं, जो कि कुछ जो दामोदर नदी का
सहायक नदियां हैं या फिर उसके सहायक नदी के सहायक नदी हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दामोदर रिवर की ही सहायक नदी है, क्योंकि दामोदर रिवर बेसिन के अंतर्गत ये आते हैं और दामोदर ड्रेनेज सिस्टम में ये शामिल होते हैं। तो ये कुछ नदियां हो गया। एक बार आइए हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने लोकेट कर रखा है। ये आपका भेड़ा नदी, जिसको भैरवी नदी भी बोला जाता है, ये आपका बोकारो नदी, और ये आपका है कोनार नदी। बोकार भैरवी नदी यहाँ आप राजरप्पा में दामोदर नदी से मिल जाती है। बोकारो नदी ये दामोदर नदी से मिलने जस्ट पहले वो कोनार नदी में मिलता है। कोनार नदी ये आकर ये बोकारो में आपका दामोदर नदी में मिल जाती है। इधर से आपको खड़िया नदी, गार्गी नदी देखने को मिलेगा। इधर से आपको जामुनिया नदी जो कि दामोदर नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी के सबसे बड़ा सहायक नदी आपको बराकर नदी, जिसके अंतर्गत आपको उसरी नदी, कतरी नदी और काको नदी देखने को मिलेंगे। तो ये फाइनली आपका दामोदर नदी में ही चिरकुंडा नामक स्थान पे ड्रेन हो जाता है, मुहाना हो जाता है दामोदर नदी। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि दामोदर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बड़ा है, वाटर कैचमेंट एरिया भी बहुत ही बड़ा है। वाटर कैचमेंट यहाँ जो होता है वो एक ओर से हजारीबाग पठार से निकलने वाली बहुत सारी नदियां, साथ ही साथ इधर से रांची के पठार से निकलने वाली नदियां, सारा वाटर इन्हीं दामोदर रिवर में ड्रेन करती है, क्योंकि इन सारी नदियों का मुहाना अल्टीमेटली ये दामोदर रिवर है। तो ये तो आपका उबड़ खबड़ वाला इलाका है, पठारी इलाका होने के साथ साथ नदियों एक सक्रिय रास्ता पे बहती है, जिसके कारण इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो पठारी इलाका में बहने के कारण और सक्रिय इलाका में बहने के कारण इसका प्रवाह बहुत तेज होती है, और बरसात के दिनों में यहाँ जल पूरा भर जाता है और बहुत तेजी से फ्लो होता है। लेकिन जब जैसे ही ये फ्लो होता हुआ वेस्ट बंगाल के कुछ मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं और बाढ़ के सैलाब लाते थे पहले वेस्ट बंगाल में। अब तो बहुत सारे डैम बन जाने के कारण ये बाढ़ कंट्रोल हो चुका है। तो जैसे ये क्या करते थे, जैसे ये पठारी इलाका पार करते हुए आपका वर्धमान जिला में आपका दुर्गापुर वगैरह इलाका पार करते हुए आसनसोल वाले इलाका को पार करते हुए पूर्वी वर्धमान बांकुड़ा में प्रवेश करते ही वहां पे बहुत भयंकर रूप से बाढ़ लाया करती थी, और यही कारण है कि इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था। लेकिन इन्हीं सारी समस्याओं को, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए और इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्यों को इंगित करते हुए झारखंड और वेस्ट बंगाल में डीवीसी चलाया गया, जिसको बोला जाता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में लाया गया था। और ये जो नदी घाटी परियोजना डीवीसी जो लाया गया था, वो अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना। उसी पे आधारित झारखंड और पश्चिम बंगाल में डीवीसी चला गया, और ये भारत का पहला प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी और उनके सहायक नदियों पे चलाया गया। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य थे और बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया गया इसके अंतर्गत। ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसे बोला जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत बहुत सारे डैम बने, जैसे कुछ प्रमुख डैम हैं जो इसके अंतर्गत बनाए गए थे। प्रमुख बांध जो कि दामोदर नदी और साथ ही साथ उनके सहायक नदियों में बनाया गया था, और इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1948 में।
ये था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर कॉर्पोरेशन। ये किस पे बेस्ड था? यूएसए के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित। तो आइए हम लोग इसके कुछ प्रमुख बांध को देखते हैं। दामोदर रिवर में बने हुए जो कुछ प्रमुख बांध हैं तथा उनके सहायक नदियों में कुछ बांध बने हैं, उन सबको हम लोग एक बार देखते हैं। इसमें आता है आपका कोनार बांध, इधर आता है कोनार बांध जो कि कोनार रिवर में देखने को मिलेगा, कोनार नदी में, ये हजारीबाग में। दूसरा आपका बोकारो बांध जो कि आपको बोकारो नदी में देखने को मिलेगा, बोकारो नदी में, ये भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला है आपका तेनुघाट बांध। तेनुघाट बांध ये दामोदर रिवर जैसे ही क्रॉस करता है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, क्रॉस करते ही एक बांध देखने को मिलेगा जो कि दामोदर रिवर पे है। दामोदर रिवर, दामोदर नदी पे कहाँ देखने मिलेगा? बोकारो में, तेनुघाट बांध। अच्छा, इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको अय्यर बांध के नाम से भी जाना जाता है, तेनुघाट बांध को। अगला है बेरमो बांध, ये भी आपका दामोदर रिवर में देखने को मिलेगा और ये भी आपका बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मिलेगा। अगला है गार्गी बांध। गार्गी बांध ये गार्गी नदी पे देखने को मिलेगा और ये भी बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है तिलैया बांध, ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी है जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर रिवर में देखने को मिलेगा और ये आपका चतरा और हजारीबाग का बॉर्डर बनाता है, ये तिलैया बांध। अगला है मैथॉन बांध। मैथॉन बांध ये भी आपका बराकर नदी पे ही देखने को मिलेगा, बराकर नदी पे देखने को मिलेगा और ये बांध आपको धनबाद और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में देखने को मिलेगा, बॉर्डर में देखने को मिलेगा। यहाँ लास्ट आपका आ जाता है। अच्छा, मैथन बांध को कनाडा बांध भी बोला जाता है, कनाडा की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। फिर आता है आपका पंचेत बांध, ये आपका धनबाद और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाता हुआ दिखता है पंचेत बांध। तो आइए एक बार इसका लोकेशन देखते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला है कोनार, हजारीबाग में कोनार बांध देखने को मिलता है, कोनार नदी पे। दूसरा है ये आपका बोकारो बांध जो कि बोकारो नदी, वो भी कहाँ पे? हजारीबाग में देखने को मिलेगा। तीसरा आ जाता है इधर आपका तेनुघाट बांध जो कि दामोदर रिवर पे बना हुआ है और आपको देखने को मिलेगा बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में और थोड़ा आगे इस दामोदर रिवर में बढ़ेंगे तो हम लोग को बेरमो बांध देखने को मिलेगा जो कि दामोदर रिवर पे ही बनाया गया है, वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इधर एक बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही एक गार्गी रिवर है, गार्गी रिवर में गार्गी बांध बनाया गया है जो कि दामोदर का सहायक नदी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगला आ जाता है तिलैया बांध जो कि आपको देखने मिलेगा हजारीबाग और
कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बीच में, सॉरी यहाँ पे चतरा लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा आपका कोडरमा। कोडरमा कोडरमा और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर बनाता हुआ ये आपको तिलैया बांध देखने को मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ पे आपको बराकर रिवर में ही मैथन बांध देखने को मिलेगा, जिसको कनाडा की सहायता से बनाया गया था, इसलिए इसको कनाडा बांध भी बोला जाता है। तो बराकर नदी पे ये बांध बनाया गया है। ये सब जितने भी बांध बनाए गए हैं ये डीवीसी के तहत बनाए गए हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। डीवीसी कनाडा बांध ये आपको धनबाद जिले और जामताड़ा जिले के बॉर्डर में देखने को मिल रहा है। इधर है जामताड़ा, इधर है धनबाद। लास्ट आता है पंचेत बांध, ये आपका धनबाद और वेस्ट बंगाल की सीमा पर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे झारखंड का धनबाद जिला और वेस्ट बंगाल का वर्धमान जिला के बीच में ये बॉर्डर बनाते हुए दिखता है आपका पंचेत बांध। तो ये कुछ प्रमुख बांध हैं जो कि डीवीसी के तहत बनाया गया था। अच्छा, ये जो डीवीसी लाया गया था तो ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये भारत का जैसे कि पहला बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना था। बहुउद्देश्य कहने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया गया और इसका मुख्यालय था कोलकाता। जिसे इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जिसमें आपका बाढ़ रोकना, और बाढ़ जो तबाही लाता था वेस्ट बंगाल के बांकुड़े जिले, पूर्वी वर्धमान, इन सब में तबाही लाता था, वो सबको रोका गया। साथ ही साथ लोकल फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल हुआ ये सारे बांध बनाने से। साथ ही साथ जितने भी ये बांध का निर्माण होने के कारण बहुत सारी कंपनियां आई, अपना फैक्ट्रियां इसमें स्थापित की, उनको जलापूर्ति किया गया इन्हीं बांध के जरिए। और इसके अलावा फिशरी इंडस्ट्री का भी एकदम से ग्रो हुआ, अच्छा खासा फिशरी इंडस्ट्री का ग्रो हुआ। फिशरी सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला इससे, जिसे बहुत सारे डैम में हम लोग को देखने को मिलता है केज सिस्टम पीसी कल्चर के लिए। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया? ये डीवीसी के कारण। इसके अलावा साथ ही साथ जो इस रिवर वैली सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ये डैम के फॉर्मेशन होने के कारण ग्राउंड वाटर को रिचार्ज हुआ और अच्छा खासा जल का स्रोत यहाँ पे ठहरा। ये सारा बहुत सारे बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट इसीलिए बोला जाता है डीवीसी को, और ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग बाकी फैक्ट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारे बांध बनाए गए, बांध बनाने के कारण यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रियां लगी, और साथ ही साथ ये जो दामोदर रिवर जो फॉलो करता है ये हम लोग का रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की कुछ ही नदियां हैं, जिसमें आपका ताप्ती एंड नर्मदा नदी आता है, और उसके अलावा दामोदर नदी भी रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली एक नदी है, भ्रंश घाटी में फ्लो करने वाली एक नदी। अच्छा, यहाँ भ्रंश घाटी में आपको देखने मिलेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना रॉक्स, और इसी गोंडवाना रॉक्स में आपको कोयला के असीम भंडार देखने को मिलेंगे। बहुत लार्ज भंडार आपको कोल के रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो आखिर ये कोल रिजर्व आए कहां से, और ये भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन हुआ कैसे, और यहाँ कोल रिजर्व आए कहां से? तो इसके लिए हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएंगे। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। शुरुआत में बोला जाता था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, हार्ड रॉक्स में जब अर्थ कन्वर्ट हो रहा था, तो शुरुआत में अर्थ में एक लैंडफॉर्म देखने को मिला था जिसका नाम था
पैंजिया, पैंजिया, जिसको पैंजिया बोला गया था। और इसके अराउंड में, इससे सराउंडेड थे एक ओशियन जिसको बोला गया था पैंथालासा, पैंथालासा। ये लैंडफॉर्म को पैंजिया बोला गया था और ये सराउंडेड जो वाटर बॉडीज था उसको पैंथालासा, मीन्स ये जो सागर था, ओशियन जो था वो पैंथालासा के नाम से शुरुआत में जाना जाता था। धीरे धीरे ये लैंडफॉर्म ब्रेक्स हुए, टूटे। शुरुआत में इसका 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ। क्रैक्स पड़ने पर ये प्लेट्स 2 हिस्से में टूटे। तो एक हिस्सा बना जिसको बोला जाता था अंगारा लैंड, और दूसरा हिस्सा को बोला गया गोंडवाना लैंड। एक हिस्सा हो गया आपका अंगारा लैंड और दूसरा हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड। यहीं से आया है गोंडवानाकरण की चट्टान, जो कि हमारे झारखंड के रिफ्ट वैली में देखने को मिलता है। और इसी गोंडवानाकरण की चट्टानों पे आज हमको कोयले के बड़े भंडार देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसका कोयले का फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा? और रिफ्ट वैली का तो फॉर्मेशन, इसमें अर्थ में बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आज के समय में हैं, जिसमें सबसे बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो आपको जो 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे प्रमुख प्लेट हैं। इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स जो समय अंतराल में ये डिवाइड करते जा रहे हैं। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होते जा रहा है। 2 प्लेट आपस में सेपरेट हो रहे हैं, जिसके कारण वहां पे भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन हो रहा है। और इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हमारे अर्थ में बहुत सारे के अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ये सारे नेचुरल डिजास्टर, अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में ये भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन भी होता है। और एक चीज, ये जो हम लोग का इंडिया का पेनिनसुलर वाला रीजन है, ये कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये जो झारखंड प्लेटू दिख रहा है हम लोग को, ये हम लोग का इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट का हिस्सा है। और इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट यानी कि इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और गोंडवाना लैंड के यहाँ बोला जाता था, जो गोंडवाना लैंड था उसी से ये हम लोग का इंडिया का पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय पठार अलग होके ये मूवमेंट करके मिलियंस ऑफ ईयर बाद में हमारे यानी यूरेशियन प्लेट से टकराया। इसका मूवमेंट हुआ इंडियन ओशन में, तो फिर फाइनली इधर जो यूरेशियन प्लेट था वहां से ये टकराया। यहां से कोलाइड करने के कारण यहाँ पे आपको हिमालय के माउंटेन देख, हिमालय यहाँ पे कोलाइड होने से यहाँ पे हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ इसके वेस्टर्न रीजन में वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ और ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ कोलिजन के कारण, जिसके कारण बहुत सारे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये देखा जाए तो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और यह हम लोग का जो झारखंड वाला छोटा नागपुर का प्लेटू भी आता है, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। इसी कारण यहाँ पे गोंडवाना लैंड में बोला जाता है, इसमें पहले जुरासिक पीरियड से पहले कार्बोनीफेरस पीरियड के समय यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्लांट वेजिटेशन हुआ करता था। साथ ही साथ एनिमल्स
भी यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलते थे। लेकिन बहुत सारे आए दिन मतलब समय अंतराल पे इसमें हजारों घटनाएं घटी हैं अर्थ में। तो उसी घटनाओं में से जो भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन हुआ रहा होगा, जिसमें कार्बोनिफेरस पीरियड में यहाँ पे भ्रंश घाटी का जब फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पे पेड़ पौधे ढह गए, और वही पेड़ पौधे ढह गए उस भ्रंश घाटी में। और मिलियंस ऑफ ईयर अगो ये जब यहाँ पे हम लोग का ये गोंडवाना लाइन का ये पेनिनसुलर वाला इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट मूव करके यहाँ अटैच हुआ है, तो फिर यहाँ भी वो जो वेजिटेशन था गोंडवाना में, अच्छा खासा प्लांट का जो भ्रंश घाटी में ढह गए थे, उसमें लेयर बाय लेयर्स मिट्टी के परते चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और मिलियंस ऑफ ईयर बाद में ये फाइनली हाई कंप्रेशन एंड प्रेशर और टेम्परेचर के कारण फाइनली ये कोल्ड रिजर्व में कन्वर्ट हो गए। और वही चीज हम लोग को गोंडवाना क्रम के चट्टाने जो भ्रंश हमारे झारखंड में दामोदर वैली के भ्रंश घाटी में देखने को मिलते हैं, और यहीं पे आपका इसी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयले के असीम भंडार देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पे कोल रिजर्व इस भ्रंश घाटी में दामोदर वैली का जो रिफ्ट वैली है, यहाँ पे कोयले के बहुत बड़े भंडार देखने को मिलते हैं इसके दोनों साइड। साथ ही साथ इसके कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें भी देखने को मिलते हैं कोयले के भंडार। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वर्तमान समय में मतलब आए दिन से ही इसमें बहुत ज्यादा माइनिंग किया जा रहा है कोयले का। साथ ही साथ यहाँ पे डैम फॉर्मेशन होने के, डीवीसी के तहत डैम बनने के कारण इसमें बहुत सारे प्लांट लगे, प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह, या फिर फैक्ट्रियां आई इस नदी के किनारे, फैक्ट्रियां बसी, और उन फैक्ट्रियों में इन्हीं डैमों की सहायता से जलापूर्ति किया जाने लगा। ये सब तो उसका पॉजिटिव साइड था, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। जैसे फैक्ट्रियों से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंसेस सबको रिलीज इसी नदियों पे किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ कोयले की माइनिंग होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो वेस्ट का फॉर्मेशन होता है उसको भी इसी नदी में फ्लो कर दिया, बहा दिया जाता है। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है, जिसके कारण ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी बोला जाता है दामोदर नदी को ही। प्रदूषित क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री लगे हैं, जिसमें फैक्ट्रियां का पानी यहीं पे प्रवाहित, जो वेस्ट होता है उसको यहीं बहा दिया जाता है। माइनिंग किया जाता है तो माइनिंग के जो वेस्ट निकलते हैं उसको भी यहीं पे प्रवाहित कर दिया जाता है, और यही कारण है कि ये झारखंड की सबसे दूषित नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी। साथ ही साथ अगर ये नदी दूषित हो जा रहा है, वहां का जल ही स्वच्छ नहीं है, तो इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज का नंबर भी डिक्रीज होता चला गया। यहाँ पे वनस्पति सही ढंग से नहीं पनपे, ना ही कोई जीव जंतु सही ढंग से पनप पा रहे हैं। इसी कारण यहाँ पे जो वनस्पति यानी प्लांट वेजिटेशन और एनिमल स्पीसीज का बहुत कम नंबर मिलता है दूषित होने के कारण। इसीलिए इसको मरुस्थलीय रिवर भी बोला जाता है। यही कारण है कि इसको मरुस्थल रिवर बोला जाता है। तो इसके उपनाम में इसका आ जाएगा सबसे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। झारखंड की मरुस्थलीय नदी दामोदर नदी। मरुस्थलीय नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रदूषित होने के कारण वहाँ बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, बहुत कम वनस्पतियां, जीव जंतु देखने को मिलते हैं इस नदी में। इसके अलावा और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ प्रमुख शहर जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख शहर हैं आपको देखने को मिलेगा। धनबाद सिटी इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पंचेत इसी दामोदर रिवर वैली में देखने को मिलेगा, इसी नदी के तट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका है इधर तेनूघाट जो कि
बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये धनबाद में आपको देखने को मिलेगा पंचित, और तेनुघाट बोकारो में इसे दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा कोनार, जो आपको दामोदर नदी के सहायक कोनार नदी के किनारे देखने को मिलेगा। बेरमो, ये भी दामोदर नदी के किनारे देखने को मिलेगा। बेरमो, इसके अलावा दामोदर नदी का एक सहायक नदी है जिसको भैरवी नदी बोला जाता है। इसके किनारे आपका राजरप्पा, और राजरप्पा जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये देखने को मिलेगा। इधर आ गया बराकर। बराकर भी एक स्थान का नाम है जहाँ पे बराकर नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कुछ नदियां हैं। इसके अलावे झरिया, अच्छा, धनबाद का झरिया सिटी इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्णपुरा, कर्णपुरा और चंद्रपुरा इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये छोटे छोटे शहर हैं जो कि इन दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके अलावा इसमें आप आगे जब बढ़िएगा वेस्ट बंगाल में, तो आपको इधर मिलेगा आसानसोल, रानीगंज, दुर्गापुर। ये सारे जो वेस्ट बंगाल के कुछ शहर हैं जो कि इस दामोदर नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे और शहर हैं जो कि इन सारे सहायक नदियों के किनारे बसे हुए मिलेंगे। ये कुछ शहर थे जो कि दामोदर नदी के किनारे मूल रूप से इनके बैंक, रिवर बैंक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दामोदर नदी का कुछ उपनाम है, उपनाम, जिसको दामोदर नदी को और कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको पहली बात इधर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको बंगाल का शोक, बंगाल का शोक क्यों बोला जाता था ये भी हम लोगों ने जान लिया है, क्योंकि ये बंगाल में पहले बाढ़ लाया करता था। नदी घाटी डीवीसी के बाद में बाढ़ को नियंत्रण कर लिया गया है। उसके अलावा इसको झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी बोला जाता है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी, प्रदूषित नदी क्यों बोला जाता है वो भी हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ प्रदूषित होने के कारण इसमें बहुत कम वेजिटेशन, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज इस नदी के जल में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसको मरुस्थलीय नदी भी बोला जाता है। मरुस्थलीय नदी भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य का भी महत्व है, जिसमें पुराणों में इसको देवनद या फिर देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी संथाल जनजाति हैं जो इस नदी को पवित्र मान के इस नदी में अपना पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं। साथ ही साथ कुरमाली जनजाति के लिए भी यह नदी बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ उपनाम हैं जो कि इन सारे नामों से भी इसको जाना जाता है। बंगाल का शोक, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी, मरुस्थलीय नदी और देवनद या फिर देव नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह की जानकारी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा आप लोगों के सामने विद द हेल्प ऑफ मैप के जरिए ही हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा होगा, तो फिर सपोर्ट कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।